नमस्कार, साहित्य दर्शन लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस पेपर की बात करेंगे उसका नाम है, जो कोर्स कोड है CSST02 UPRTOU, यानी राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश। जो राजर्षि टंडन है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन मुक्त विश्वविद्यालय जो है उससे आप यदि कर रहे हैं एकल सब्जेक्ट संस्कृत से या फिर ग्रेजुएशन संस्कृत से, तो उनके लिए यह कोर्स कोड है। एकल विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम, विषय संस्कृत, विषय कोड UGST। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है संस्कृत का, और कोर्स कोड है यानी कि विषय का जो कोड है वह है CSST राजर्षि टंडन का, यानी UPRTOU का। कोर्स का जो हिंदी नाम है उत्तर रामचरितम है। तृतीय अंक है, तृतीय अंक पर्यंत छंद एवं अलंकार। ठीक है, यह शीर्षक है। 70 नंबर का पेपर है। चैनल को सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए और लोगों से भी कराते रहिए। आइए पेपर देखते हैं किस प्रकार से हमें करना है। आपका 4 तारीख को CSST03 का पेपर समाप्त हो गया। आई होप अच्छा हुआ होगा। ठीक है, आप लेट भी देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं। कुछ लोग कहेंगे अरे सर हम बहुत लेट देखें, हालांकि कुछ लेट तो हमने किया है, इसको हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये सब पढ़ लीजिए। 2 खंडों में है। ठीक है, सभी पैटर्न इसी प्रकार से रहता है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में, यानी कि आपको 1 पेज में देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 350 से 450 में, यानी कि आपको 3 से 4 पेज लिखना ही है। कम से कम 3 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज। और हम कहेंगे कि आप दीर्घ उत्तरीय से शुरुआत कीजिएगा, बड़े वाले प्रश्नों से, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में 50 नंबर है और लघु उत्तरीय में 20 नंबर है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, इस बार कैसे आएंगे, उसी आधार पे आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय करते हैं। और पहले ही हम आपको बता दें कैसे आप लाएंगे 50 से ज़्यादा नंबर। दीर्घ उत्तरीय से शुरुआत कीजिए। दीर्घ उत्तरीय को 3 से 4 पेजों में लिखिए, लगभग 4 पेजों में कोशिश कीजिएगा। कोई 3 पेज में समाप्त हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। और लघु उत्तरीय को 1 से 1.5 पेज में कीजिएगा। बीच बीच में प्रश्नों के करते हुए आपको संस्कृत के वाक्यों श्लोकों का भी प्रयोग करना है। इतनी चीज़ें याद रखें, आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। खंडा में पहला प्रश्न है, अधोलोकी श्लोक का हिंदी या फिर अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अंग्रेजी में बोला जरूर है, लेकिन आप अंग्रेजी में मत कीजिएगा, आप हिंदी में ही कीजिएगा। हमें तो या तो हिंदी में लिखना है या तो संस्कृत में। संस्कृत विषय भले ही है आप, लेकिन देखते होंगे कि हम 80% हिंदी ही लिखते हैं, इसीलिए हिंदी में ही आपको करना है। आपको ऑप्शन हालांकि यहाँ पे दिया गया है कि आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, इसीलिए हमने कहा कि पहले बड़े प्रश्नों को कर लीजिएगा दीर्घ उत्तरीय से शुरुआत करके। अथेदम रक्षोभि से लेके हृदयम तक है। यह नहीं करना चाहते तो आप त्रस्तायक से लेके आप विलुप्ता तक कर सकते हैं, नियतम विलुप्ता। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आ जाता है, निम्न के श्लोक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ यानी कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करना है। उसके बाद विशेषताएं भी लिखनी है, काव्यगत विशेषताएं। उसमें कौन सा छंद, कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ, कौन सी विशेषताएं रहे, कौन सा रस, छंद, अलंकार, ये सब आपको लिख देना है ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। संदर्भ में आप किस पाठ से लिया गया और इसके रचयिता, लेखक, कवि कौन है, यह आपको श्लोक है तो यानी कि इसके रचयिता यानी कवि कौन है, यह भी आपको लिखना है। ठीक है, यह दुखम संवेदना से लेके आपका हृदय तक है। यह नहीं करना चाहते तो हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, पूर्वोत्पीडे से लेके धार्यते तक है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा कि किस चैप्टर से आया है, उसी के आसपास बहुत सी चीज़ों को देख लीजिएगा। कम से कम जहाँ से आ रहा है पूरा नहीं पढ़ें तो उस किताब को, उस चैप्टर को सारांश रूप में पढ़ लीजिएगा। आप यदि संदर्भ सही लिख देते हैं, प्रसंग इसमें इस चीज़ की व्याख्या कर दी गई है, संदर्भ सही लिखिएगा। उसके बाद व्याख्या थोड़ा बहुत गलत भी लिखते हैं, यानी 50% भी सही लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि लगभग उतना कोई पढ़ता नहीं, लगभग आपको सही अच्छा नंबर मिलेगा। पूरा नहीं बल्कि 50% आपको सही तो लिखना ही है, यानी उस चैप्टर से रिलेट रहे। क्वेश्चन 3 है आपका, श्लोक का हिंदी या फिर अंग्रेजी में अनुवाद करना। हिंदी में आप कीजिएगा, इहम गेहे लक्ष्मीरियमृत से लेके आपका सहस्तु विरह तक है। और इसके बाद यह नहीं करना चाहते तो यह कर सकते हैं, त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम, द्वितीयम त्वम कौमुदी नयनयार मृतम त्वमंगे, यहाँ से लेके आपका कियतः परेड तक है।
इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अलंकारों में से किसी एक अलंकार का उदाहरण देकर लक्षण लिखिए। श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, देखिए अथवा क्यों दिया है, देखिए उदाहरण देकर या तो इन दोनों में से कोई एक कीजिए। किसी एक अलंकार का उदाहरण देकर लक्षण लिखना है। लक्षण यानी कि इसका परिभाषा, लक्षण बोल दिया तो आपको पहले संस्कृत में ही इसका लिखना है, ठीक है। परिभाषा संस्कृत में नहीं आता है तो उस केस में आप हिंदी में लिखिए, लेकिन उदाहरण तो बिल्कुल आपको संस्कृत में देना ही है। इन दोनों में से कोई एक या फिर इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, किसी एक अलंकार का, वह आपका 4 नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर मतलब एक परिभाषा यानी कि लक्षण लिखेंगे उस पर 2 नंबर है, उदाहरण लिखेंगे उस पर 2 नंबर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 है, काव्य में छंद की क्या उपयोगिता है। पठित अंश के आधार पर किन्हीं 2 श्लोकों को लिखकर उनमें छंद के नाम लिखिए, ठीक है। काव्य छंद की उपयोगिता क्या है, ये तो 2 नंबर इस पे हो गया। पठित अंश के आधार पर किन्हीं 2 श्लोकों को लिखकर उनमें छंद के नाम बताइए। किसी भी 2 श्लोक को लिखकर उसमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। यह यदि कठिन लग रहा है तो उसके बाद इसके यह ऊपर वाला कीजिए या फिर यह कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 छंदों का उदाहरण देते हुए लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन चारों में से किन्हीं 2 छंदों का लिखिए। इंद्रव्रजा छंद, बसंतिल का छंद, मंदाक्रांता छंद या फिर शार्दूल विक्रीडित छंद, इसमें से कोई 2 करना है। तो इस प्रकार से आपके यह रहे क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन, लघु उत्तरी वाले। आपको हमने बताया कि अच्छा नंबर पाने के लिए पहले दीर्घ उत्तरी करना है। दीर्घ उत्तरी को 3 से 4 पेज में करना है। इसमें तो देखिए उदाहरण देते हुए लक्षण आपको संस्कृत में लिखना है, उदाहरण भी आपको संस्कृत में लिखना है। यदि संस्कृत में नहीं आ रहा है तो लक्षण यानी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख दीजिए, लेकिन उदाहरण संस्कृत में लिखिएगा ज़रूर। इसका कहने का मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। एक चीज़ ज़रूर संस्कृत में आप लिखें तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा नंबर का मतलब 4 ही नंबर का है तो कितना ही काट लेंगे, इसलिए इस पर हम ज़्यादा दीर्घ उत्तरी में नहीं घबराते हैं। हमें जो काम करना है अच्छे से करना है वह दीर्घ उत्तरी पर करना है, इसलिए करें कि दीर्घ उत्तरी से शुरुआत कीजिएगा। यही सब दांव है, यही सब ट्रिक है अच्छा नंबर पाने का। देखिए खंड ब में है 50 नंबर। 50 नंबर पहले हम करके निपट लें, यानी कि उसको खाली हो जाए, तब 20 वाले पे जाएंगे तो हमें टेंशन भी कम होगी और इस पे हमारा पकड़ भी मजबूत हो जाएगा। 10-10 नंबर का है, 3 से 4 पेज, 4 पेज हम तो कहते हैं 4 पेज लिखना ही है। और बहुत ज़्यादा आप लिखने का मन हुआ है तो 5 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा, मतलब एक एवरेज 4 पेज लेके चलिएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। नाटक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए नाटक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, ठीक है। 10 नंबर का है। या यह नहीं करना चाहते तो देखिए इसमें 2 है, 5-5 नंबर में कैसे बटा है। नाटक शब्द का अर्थ यह आपको 2 पेज, 1.5 से 2 पेज में लिखना है। फिर नाटक की उपयोगिता की विवेचना करेंगे। देखिए ये छोटा भी हो सकता है, नाटक शब्द का अर्थ 1 पेज में लिख दीजिए, बाकी नाटक की उपयोगिता की विवेचना है तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पेज में कर दीजिए, इस प्रकार से। इसके बाद यह नहीं करना चाहते तो नाटक के मूल तत्वों की विवेचना कर दीजिए, यह आपका 10 नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, भवभूति का परिचय देते हुए उनकी नाट्य कला की समीक्षा कीजिए। 10 नंबर का है। भवभूति का परिचय देना है कि जन्म कब हुआ, जन्म, माता पिता, ये सब उनकी रचनाओं, फिर उनकी नाट्य कला की समीक्षा करते हुए आप उनके रचनाओं को लिखते हुए सबका धीरे धीरे उसकी समीक्षा करेंगे कि किसमें क्या विशेषता है। यह नहीं करना चाहते तो अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, भवभूति के प्रकृति चित्रण की विवेचना कीजिए। और हाँ, ये सब देते हुए, ये सब आंसर देते हुए बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों का, इनसे जुड़े हुए, नाटक से जुड़े हुए संस्कृत श्लोक जब नाटक का कर रहे हैं तो ज़रूर प्रयोग कीजिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। चाहे वह गद्य रूप में हो चाहे पद्य रूप में, संस्कृत के 2-3 वाक्य के बीच बीच में प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 1 जगह या फिर 2 जगह ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 7वें भवभूति का परिचय देते हुए भी भवभूति के पंक्तियों को, भवभूति के जो श्लोक हैं उसको भी इसमें ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। कम से कम 1 जगह तो कीजिएगा, और 2-3 जगह कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। जितना ज़्यादा जगह कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है, लेकिन 1-2 जगह तो ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से भवभूति का प्रकृति चित्रण में भी करेंगे जो भी क्वेश्चन आप करते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं, भवभूति करुण रस के श्रेष्ठ नाटककार है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसमें भी आपको उसका प्रयोग करना है। पहले तो आपको बताना है श्रेष्ठ रचनाकार हैं, ये कैसे हैं, फिर इस कथन की आपको विवेचना करते हुए प्रूफ के साथ करनी है, क्यों है, कैसे हैं। तो उदाहरण आप तो देंगे करुण रस। यह नहीं करना चाहते तो भवभूति और कालिदास के नाट्य कला की तुलना कीजिए, तुलना कर दीजिए दोनों में।
और तुलना करते हुए संस्कृत के भी आपको प्रयोग करना है। 80% हिंदी ही लिखिए, 20% संस्कृत लिखिए, तो 20% संस्कृत आप इसी बीच बीच में तो लिखेंगे, श्लोकों के रूप में, गद्यों के रूप में, उदाहरणों के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन 9 है आपका, पठित अंश के आधार पर उत्तर रामचरितम में वर्णित समाज की विवेचना कीजिए, या फिर पठित अंश के आधार पर उत्तर रामचरितम के पुरुष पात्रों पर प्रकाश डालिए। दोनों में से कोई एक करना है। और यहाँ पे भी प्रश्नों को करते हुए संस्कृत के पंक्तियों का जरूर प्रयोग कीजिएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक परंपरा पर लेख लिखिए। जब इस पे लेख लिखेंगे तो इसमें तो और ज़्यादा पंक्तियों का प्रयोग करना है आपको संस्कृत में। मान लीजिए पूरा आपने लिखा तो बीच बीच में आप संस्कृत के पंक्तियों का, लाइनों का, श्लोकों का प्रयोग कीजिएगा जो संस्कृत नाटक से जुड़ा हो। काव्य में अलग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पंक्ति लिख दिए हैं या पेपर में से ही उठा के लिख दिए हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ वह पंक्ति होना चाहिए। 10वां में वह नहीं करना चाहते तो यह कर सकते हैं, काव्य में अलंकारों की उपयोगिता की समीक्षा कीजिए। काव्य में अलंकारों की उपयोगिता की समीक्षा कीजिए कि किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है, ठीक है। तो इसमें भी उपयोगिता की यह प्रश्न करते हुए आप अलंकारों से जुड़े हुए संस्कृत के पंक्तियों को प्रयोग करेंगे, ठीक। एक चीज़ और, जैसे ये पूरा पेज हो गया तो पहला यदि जो लघु उत्तरीय है 4-4 नंबर का है तो उसको हमने बोला कि 1 या 1.5 पेज में कीजिएगा। 1 पेज में करते हैं तो नीचे 3-4 लाइन पहले ही उसको समाप्त कर दीजिएगा, कम से कम 3 लाइन, ताकि वहाँ पे जांच कर आपको नंबर दिया जा सके। 4 नंबर का है तो 3, या बढ़िया लिख दिए तो 3, या नहीं तो 2 नंबर तो मिलेगा ही, ठीक। और उसको 1.5 पेज में ले जाते हैं तो फिर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे आधे से तो थोड़ा सा वहीं 1-2-3 लाइन ज़्यादा ले जाकर समाप्त कर दीजिए, ताकि वहाँ पे नंबर दिया जा सके। और जब यहाँ पे जैसे यह पेज है, पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आप समाप्त कर रहे हैं 1 पेज या 1.5 पेज पे, पहले हम लघु उत्तरी बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि फिर इस प्रकार से जब पेज समाप्त हो तो ऐसे मतलब कि एक लाइन खींच दीजिएगा बीच में, ऐसे 3 क्रॉस, जैसे कि इस प्रकार से जहाँ पे समाप्त हो उस पेज के नीचे, सबसे नीचे वहाँ पे इस प्रकार से खींच दीजिएगा, ताकि पता चले कि यह प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है, हर प्रश्न की समाप्ति पे। इसी प्रकार से दीर्घ आपको 3 से 4 पेज में हमने बताया, तो 3 पेज में समाप्त करेंगे तो नीचे क्या कीजिएगा, 3-4 लाइन पहले उसको समाप्त कीजिएगा, फिर ऐसे सबसे नीचे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ताकि पता चले कि क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। और वहाँ पे नंबर देने के लिए जगह भी छोड़िएगा। 4 पेज में समाप्त करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे उसमें भी करना है, यानी आपका जहाँ पे समाप्त हो वहाँ पे समाप्त कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि पूरा पेज एकदम आखिरी तक भर दें, नंबर देने का जगह ही नहीं बचे, तो नंबर देने के लिए जगह हमें बचा के रखना है। कुछ स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंटनी क्या होता है, नहीं, कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ ऐसा करते हैं कि दूर दूर लिखते हैं, इतना दूर दूर वो पेज भरते हैं दूर दूर लिख के। तो ऐसा नहीं है, एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि इन्होंने दूर दूर लिख के पेज भरा है। आपको साफ साफ लिखना है, ना तो बहुत नज़दीक लिखना है ना तो बहुत दूर, आपको मीडियम में लिखना है। मीडियम यानी कि नॉर्मली, बहुत दूर भी नहीं बहुत पास भी नहीं, बस ऐसा दिखे, ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती पेज भरने के लिए लिखा है, ठीक है। और ऐसा सटा के भी गोंच के नहीं लिखना है कि पढ़ने में अस्पष्टता ना हो, यानी कि पढ़ने में हमें अस्पष्टता रहे, बस इतना ध्यान रखना है। ऊपर प्रश्नोत्तर लिखिए, हेडिंग अच्छा डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 2, प्रश्नोत्तर 3, 3 का क, 3 का 4, 3 का 5, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 2, फिर इसके बाद संकेत, जैसे श्लोक का लिखना है तो संकेत डाल दीजिए, फिर संदर्भ डाल दीजिए, फिर प्रसंग डाल दीजिए, फिर उसके बाद व्याख्या कर दीजिए, फिर लास्ट में विशेषताएं लिख दीजिए। इस प्रकार से हेडिंग अच्छे से डाल के लिखिए, और हेडिंग सीधा लिखिए, हेडिंग अच्छे से लिखिए, और उसके नीचे पेन क्या बोलते हैं, जो आपका स्केल है उससे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जिस पे आप कॉन्फिडेंट है कि यह सही चीज़ है, अच्छा आ गया, लेखक का नाम आ गया, रचनाएं आ गई, तो उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए लिखते हुए बीच में। और क्या, जिस पे आप कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं कि गलत लिख दिए हैं तो उस पर कर दें, जो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही लिखें उसी पे कीजिएगा अंडरलाइन। तो यही सब चीज़ें आप याद रखेंगे तो एक बेहतरीन नंबर पा जाएंगे। और आखिरी में हम चलते चलते यह भी बता दें कि UPRTO में जो सिंगल सब्जेक्ट से कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के लिए, उसमें ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आपको इतना नंबर लाना ही है।
60, 65, 70, 80 ऐसा नहीं है, बस आपको पास करना है। हालांकि आपका कितना भी ख़राब होगा 60% आ ही जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट में 30 में से आपको 23-24 नंबर आराम से मिल जाते हैं, और यहाँ पे 70 में से आपको कितना भी ख़राब हो 30-35 नंबर मिल ही जाता है। तो मान के चलिए वहाँ पे 23, यहाँ पे 30, तो कितना हो गया 53 हो गया, ख़राब से ख़राब स्थिति में 53 हो गया। और यहाँ पे 35 जोड़ लें, वहाँ पे 20 भी जोड़ लें या 23 जोड़ लें, तो कितना हो गया 58 हो गया। तो इस प्रकार से नंबर मिल जाता है। और जितने भी विद्यार्थी हमें मिले हैं उनका कितना परसेंट आया है, उनका परसेंट आया है जो अधिकतर लोगों का आया है वो 60 से 70 के बीच में आया है। यानी कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आराम से आ जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट के 30% होते हैं, तो इसीलिए 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न आराम से आ जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़े से बस अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी आपके पास समय है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसी में आप समय दे के अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसी किताब से, अपनी किताब से छाँट के सबको कवर कर लीजिएगा। छाँट के अच्छे से बस पढ़ लीजिए, सारांश भी पढ़ लीजिए बस कहानी रूप में कि किसमें क्या है, तो भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, ये सब टिप्स आप अपनाते हैं तो फिर आप एक बेहतरीन नंबर पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट के बाद, परीक्षा के बाद आप कमेंट करके हमें बताइएगा। खासकर इसे जिन्होंने देखा था उनका रिजल्ट जब आ जाएगा ना, तो इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इससे कितना लाभ हुआ और आपका कितना नंबर आया। ठीक, परीक्षा समाप्त होने के बाद रिजल्ट आपका 2 महीने के अंदर, जनवरी में मान लीजिए समाप्त होता है, तो फिर फरवरी, मार्च के शुरुआत में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक या फिर मान के चलिए 10 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।